कल की जो हम लोगों ने क्लास की थी उसमें बेसिकली हमने बैलेंसिंग वाला पार्ट सीखा था। तो आज उसको कंटिन्यू रखते हैं ताकि लेट्स से अगर किसी को बैलेंसिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो इसके वाया वो इंसान थोड़ा और सीख सके। ठीक है, तो पहला सवाल तुम लोगों को बैलेंस करने को दिया हुआ है, यानी कि ए। इसकी बैलेंसिंग शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल तुम्हें रूल बताया था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को टच भी मत करना बैलेंसिंग के लिए। स्टार्टिंग में हमेशा इनकी बैलेंसिंग कहाँ पे किया करो? आखिरी में। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दूँ तो मेरे पास एक नाइट्रोजन बचता है बैलेंस करने के लिए और एक बचता है कैल्शियम। पहले इनकी नज़र से सोचो, फिर देखते हैं क्या करना है। तो लेट्स से मैंने पहले कैल्शियम को पिक किया, मान लेते हैं बैलेंसिंग करने को। तो रिएक्टेंट के तरफ और प्रोडक्ट के तरफ कितने कैल्शियम है ये आपको देखना है। तो रिएक्टेंट की तरफ कितने कैल्शियम है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक। और प्रोडक्ट की तरफ भी कितने कैल्शियम है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो दोनों तरफ इक्वल कैल्शियम है, तो यहाँ तो बैलेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात आती है नाइट्रोजन की। तो अगर मैं नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखूँ तो आप लोगों के लेफ्ट साइड में कितने नाइट्रोजन है? एक है ना। और राइट हैंड साइड में कितने नाइट्रोजन है? ध्यान से देखना, यहाँ नाइट्रोजन के नीचे कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1। तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ पे कम है मुझे वहाँ पे बैलेंस करना चाहिए। तो मेरे पास कहाँ पे कमी है? यहाँ पे मेरे पास डिफिशिएंसी है नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे हम लोगों को बोलो क्या है? बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। आखिर में इस एक नाइट्रोजन को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो भी 2 नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए? तो ऑब्वियस है कि 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। लेकिन जब भी आप कभी भी किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो हमेशा आपको ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि आपके उस मल्टीप्लिकेशन से कहीं कोई आप लोगों का अदर एटम्स उसकी बैलेंसिंग बिगड़ तो नहीं गई। ये हमेशा चेक किया करो, हमेशा मतलब हमेशा। तो फिलहाल तुमने 2 मल्टीप्लाई किया है, तो क्या तुम्हारे 2 मल्टीप्लाई करने से कुछ बिगड़ गया क्या? तो ऑब्वियस है, अगर तुम 2 मल्टीप्लाई किए हो तो वो 2 तुम्हारा हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, वो 2 तुम्हारे ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, बट हमारी बैलेंसिंग नहीं बिगड़ी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो हमने किया ही तय नहीं था। बिगड़ती तो तब ना जब तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करते बैलेंस, और बैलेंस करने के बाद आप लोगों को क्या नहीं दिखता, मतलब 2 मल्टीप्लाई करने से बिगड़ जाता। यहाँ तो बैलेंसिंग ही नहीं की थी, तो बिगड़ना तो दूर दूर तक तुम्हारे केस में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए अच्छा, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ऐसा हमें लगा कि आप लोगों का कैल्शियम भी बैलेंस है, और हमें लगा कि इस तरीके से आप लोगों का क्या कहते हैं, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। अब बारी आती है किसकी? अदर्स की। अदर्स यानी कि कौन? अदर्स में आ जाएगा आप लोगों का ऑक्सीजन, और कौन कहते हैं आप लोगों का? हाइड्रोजन। बट अगर कोई मुझे ये पूछेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पहले अब आप किसको बैलेंस करोगे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जिस चीज़ को हम लोग पहले बैलेंस करेंगे वो रहेगी हम लोगों की कौन? आप लोगों का हाइड्रोजन। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है? रिएक्टेंट साइड में मुझको वहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसकी वजह से ये देखो। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? यहाँ पे भी 2 दिख रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट में टोटल हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? 4। सिमिलरली अगर मैं बाजू में यानी कि प्रोडक्ट साइड बात करूँ तो प्रोडक्ट साइड सिर्फ और सिर्फ यहीं पे हाइड्रोजन है, और वो भी कितने हैं? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑब्वियस है कि जहाँ पे कमी होती है बैलेंसिंग वहाँ करनी होती है, यानी कि अगर कोई पूछेगा बैलेंसिंग कहाँ रिक्वायर्ड है, तो बैलेंसिंग आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड तो है, बट करना क्या है उस बैलेंसिंग में? यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अब मैं राइट साइड वाले 2 को ऐसे कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ, है ना?
कि मेरे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्वांटिटी आप लोगों की क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो ऑब्वियस है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप लोगों का 4 हो जाएगा। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना यानी कि प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना, और प्रोडक्ट में किसको मल्टीप्लाई करना है, हाइड्रोजन जिसके पास है, तो हाइड्रोजन तो इसके पास है यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हमने H2O के सामने क्या लिख दिया आपका 2 लिख दिया। डन, बढ़िया। अब बात आती है हम लोगों की ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, इस चीज़ को चेक करने की। ठीक है, तो चलो उसको चेक कर लेते हैं फटाफट। तो आप गिनिए रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, बट सामने 2 भी तो लगा के रखा है। तो सामने में जो 2 लगाया हुआ है वो 2 क्या करेगा, वो 2 आप लोगों का ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो यानी कि आप लोगों के पास कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, प्लस इसके पास भी तो देखो 2 ऑक्सीजन है, यानी कि टोटल कितने ऑक्सीजन हुए, टोटल मेरे पास 8 ऑक्सीजन हुए। 80 मत कंसिडर कर लेना उसको, ठीक है। कितना ऑक्सीजन हुए, 8 ऑक्सीजन। राइट साइड में आओ तो यहाँ ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 बराबर। अच्छा, तो यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं 6। अच्छा, और यहाँ कितना है, यहाँ तो 1 लिखा है, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6 + 2 यानी कि बोलो कितना 8 ऑक्सीजन। तो इससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन मेरे बैलेंस हो गए, मुझे उसको अलग से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बस खत्म हो गई यहाँ पे हम लोगों की कहानी। तो इस तरीके से बैलेंसिंग की। अब चलो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। उसमें आपको NaOH दिया हुआ है और H2SO4 दिया है, तो थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा की जानकारी रख लो अपने दिमाग के अंदर। वो ये कि जो आप लोगों का NaOH होता है ना, ये पर्टिकुलर NaOH कहलाता है आप लोगों का बेस। ठीक है, आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। और जो H2SO4 है ये होता है हम लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं अभी से ये जानकारी दे देती हूँ कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस इन 2 चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो एसिड और बेस ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आप लोगों की रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाती हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि देखो यहाँ पे वाटर बन रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये जो Na2SO4 बना होगा ये स्पीशीज़ क्या रही होगी, एक सॉल्ट रही होगी, है ना। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सॉल्ट का मतलब ये होता है कि NaCl। भाई NaCl आपका कॉमन सॉल्ट है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि उस NaCl को छोड़कर तुम लोगों के पास कोई और दूसरे सॉल्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। सॉल्ट का मतलब ही यही होता है कि एसिड और बेस की रिएक्शन में, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है पानी के अलावा, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज सॉल्ट। हो सकता है कि वो तुम्हारा नमक हो, NaCl कॉमन सॉल्ट, या हो सकता है कि वो कोई दूसरे सॉल्ट्स हो जिनके बारे में तुमने अभी तक कभी सुना ही नहीं है। ठीक है, अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो कर लेते हैं भैया इसको बैलेंस। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, NaCl उसमें हम लोग मिक्स कर रहे हैं H2SO4, ताकि आप लोगों के पास बन रहा है Na2SO4 और प्लस में H2O, राइट। अच्छा, अब क्या करें, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उन दोनों को बैलेंस नहीं करना है ना। अच्छा ठीक है, फिर किसको बैलेंस करें, आप देखो ना और क्या है आपके पास। तो हमने चेक किया, हमारे पास Na है, हमारे पास Cl है, हमारे पास सल्फर है। आप इनमें से किसी को भी बैलेंस कर लो। तो चलो एक काम करते हैं, Na के साथ शुरू करते हैं। अभी तक मैं कैसे करती थी, लिख लिख कर दिखाती थी कि देखो रिएक्टेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब मैं डायरेक्ट करके बता रही हूँ। वैसे डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई नया तरीका तुमको सिखाया जा रहा है, ये वही पुराना तरीका है, बट लिख नहीं रही हूँ, ओरली कर रही हूँ, राइट। जैसे 13 × 12, अब कई लोगों को आप बोलोगे तो वो कॉपी में मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे, कई लोग मेंटल मैथ्स करके बताएंगे, बट तरीका तो वही है ना, आंसर तो वही आएगा ना। ठीक है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वाला तरीका तुम यूज़ करना। अब जैसे कि यहाँ पर आपके पास कितने Na हैं, 1, यहाँ कितना Na है, 2, और देख लो और कहीं पे कोई Na वैने दिख रहा है क्या, नहीं। अब तुम बताओ बैलेंसिंग की नीड कहाँ है, ऑब्वियस है जहाँ पे कमी है।
कमी कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में कमी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंसिंग करो। अच्छा, कितने से बैलेंस करना पड़ेगा हम लोगों को? यहाँ पे राइट साइड में 2 Na दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 Na दिख रहा है, तो ऑब्वियस है कि लेफ्ट साइड वाले को बैलेंस करोगे, वो भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप वहाँ पे उसको 2 से। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो यहाँ पे सामने क्या आ जाएगा? 2 NaCl। 2 लिखने से बोलो क्या हो गया? 2 लिखने से आप लोगों के दोनों तरफ 2 Na हो गए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब किसको बैलेंस करें? देखो, आगे कुछ भी बैलेंस करने से पहले हमेशा ये सोचा करो, क्या तुम्हारी बैलेंसिंग की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसी दूसरे एटम की बैलेंसिंग बिगड़ गई हो? ये आपको हमेशा चेक करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा चेक करनी है। तो अब जब तुमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 2 मल्टीप्लिकेशन किसके लिए किया गया था? Na को बैलेंस करने के लिए किया गया था ना, बट वो तो Cl से भी मल्टीप्लाई हो गया, राइट? वो तो Cl से भी मल्टीप्लाई हो गया। फिर अब वो जब Cl से भी मल्टीप्लाई हो गया है, इसका मतलब उसने Cl की बैलेंसिंग क्या कर ली है? उसने Cl की बैलेंसिंग चेंज कर दी होगी। यानी कि अब आपके पास Cl कितने हैं? टोटल 2। और आप लोगों के पास, एक मिनट, NaCl कहाँ से आ गया? ओ माय गॉड, NaOH था, सॉरी। ठीक है, अब आपके O को उसने बदल दिया होगा और उसने आपके H को बदल दिया होगा, है ना? तो अभी तक O की तो हमने बैलेंसिंग की ही नहीं है, अभी तक हमने H की तो बैलेंसिंग की ही नहीं है। तो अगर बदल भी गए तो भैया क्या टेंशन, छोड़ो, बदल गए बदल गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सल्फर को बैलेंस करो। लेफ्ट साइड में देखो कितने सल्फर हैं? 1। और राइट साइड में भी कितना सल्फर है? सिर्फ 1, बराबर। यानी कि वहाँ पे आपको दोनों तरफ सल्फर की क्वांटिटी कैसी दिख रही है? सल्फर की क्वांटिटी आपको कैसी दिख रही है? सेम टू सेम। इट मीन्स दैट सल्फर को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सल्फर के बाद किसकी बारी आ जाएगी? हाइड्रोजन को देखते हैं। तो देखो, अगर मैं रिएक्टेंट की तरफ देखूँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ H के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है, यानी कि क्या नंबर लिखा है वहाँ पे? 1 लिखा है ना? अब ये जो 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर। तो ये बताओ ये क्या बन जाएगा? ये 2 1 जा 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन है NaOH में। NaOH में कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। अच्छा, H2SO4 के तो फॉर्मूले में साफ साफ ही दिख रहा है कि वहाँ तो चीख चीख के वो बोल रहा है कि मेरे पास देख भाई, पहले से 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल रिएक्टेंट की तरफ कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन कहाँ पर है? तो प्रोडक्ट में इधर ही है सिर्फ हाइड्रोजन, वो भी कितने? 2। तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की क्वांटिटी कैसी है? कम है। क्योंकि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है, तो हम प्रोडक्ट में हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करके बढ़ाएंगे, है ना? मल्टीप्लाई करो, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, ताकि ये 2 2 जा क्या हो जाए? 4। हो गया हमारा काम खत्म, बिल्कुल। तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यूजुअली रिएक्शन जब आप बैलेंस कर लेते हो ना, बैलेंसिंग खत्म होते होते तब आप लोगों का ऑक्सीजन भी अपने आप बैलेंस हो ही जाता है। बट स्टिल इस बार उसे मत बैठना, एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो रिएक्टेंट तरफ देखो कितने ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2। सल्फर यानी कि इसके पास कितने ऑक्सीजन है? 4। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 6, है ना? राइट साइड आ जाओ। Na2SO4 के पास कितने ऑक्सीजन है? 4, प्लस H2O के पास कितने ऑक्सीजन है? यहाँ लिखा भले ही 1 है, बट 2 इस 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2, यानी कि कितने हो गए बोलो? 6। तो दोनों तरफ कितने कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। इसका मतलब हमारा सिस्टम कैसा है? हमारा सिस्टम बैलेंस है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमारा सिस्टम कैसा है? बैलेंस्ड है। अब क्योंकि बैलेंस है, आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक है, अच्छा, अब इस वाले में आ जाते हैं, सी वाले में। देखो सी वाला ना बहुत ही इजी है, मैं यहीं करा देती हूँ। देखो, इस तरफ एक Na, इस तरफ एक Na, बैलेंस है। इस तरफ एक Cl, इस तरफ एक Cl, बैलेंस है। इस तरफ एक Kg, इस तरफ एक Kg, बैलेंस है। इस तरफ एक N, इस तरफ एक N, बैलेंस्ड है। इस तरफ 3 ऑक्सीजन, इस तरफ 3 ऑक्सीजन, बैलेंस है। मतलब ये पहले से ही पूरी इक्वेशन बैलेंस है। आपको इस इक्वेशन को और फर्दर बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कैसा मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, किसी स्टूडेंट को अगर बैलेंसिंग सिखा दी जाए और बैलेंसिंग सिखा देने के बाद
अगर आप उसको इस टाइप का क्वेश्चन दो तो काफ़ी हद तक डाउट वाली सिचुएशन में चला जाता है। वो ये सोचता है कि अरे इसमें तो बैलेंसिंग का कुछ दिख ही नहीं रहा है, उसको खुद पे डाउट हो जाता है कि मैंने जो काम किया है वो सही भी किया है कि गलत किया है ना, कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हो रही। ऐसा नहीं है। कई बार इक्वेशंस तुम्हारे सामने ऐसी आ सकती हैं जो पहले से ऑलरेडी बैलेंस्ड हो। अगर कोई भी रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड है तो इट डजंट मीन्स कि आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। वो रिएक्शन पहले से बैलेंस हो सकती है। अच्छा, इस वाले में आ जाओ, डी वाले में देखो, इधर में एक बेरियम, इधर में एक बेरियम। बी का मतलब होता है बेरियम, ठीक है, बैरियम भी कहते हैं कई लोग, ठीक है, बट मैं बेरियम ही कहूँगी, ठीक है। बी मतलब बेरियम। क्लोरीन को देखो, देखो यहाँ 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि बैलेंसिंग की नीड राइट साइड में है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन की क्वांटिटी क्या है, कम। कितने से कम है? इधर पे 2 क्लोरीन एटम्स हैं, इधर पे 1 क्लोरीन एटम है। तो मैं क्या करूँ? बैलेंस करूँ। कितने से बैलेंस करूँ? इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम्स ऑफ Cl, तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, ये हो गया डन। क्लोरीन बैलेंस हो गए। सल्फर को देखो, यहाँ पे 1 सल्फर, यहाँ पे भी 1 सल्फर, तो ये रिएक्शन मतलब सल्फर भी आप लोगों का बैलेंस है। अच्छा, फिर हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, बट सामने क्योंकि 2 लिखा है तो वो 2 उस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन हो गए। फिर ऑक्सीजन देखो, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, तो ये तो बैलेंस है। यहाँ पे मतलब इस पूरी रिएक्शन में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ा? सिर्फ एक जगह बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ी, बाकी जगह क्या थी? अपने आप पूरी तरीके से क्या थी? बैलेंस थी। ठीक है, डन, ओके। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अभी नेक्स्ट सवाल में। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें भी आपको बैलेंसिंग ही करनी है, बस फर्क इतना है कि इस पर्टिकुलर बैलेंसिंग में तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन वाले ने फॉर्मूले नहीं दिए, ठीक है। उसने क्या करके रखा है? इसने आप लोगों को नाम दे के रखा है, नाम बराबर, कि CaOH होल ट्वाइस 2 वगैरह वगैरह, ये इस तरीके की चीज़ें है ना, ये उसने आपको देखे रखा है बराबर, ये आपको उसने देखे रखा है बराबर। अच्छा, तो ऐसे केस में ये तो मैंने आंसर्स इसके यहाँ पर तुमको दे दिए हैं, राइट, ताकि तुम इसको टैली कर सको कि तुम्हारा मतलब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बैलेंसिंग तुम्हारे लिए है, बट अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये है कि ये जो आपको नाम दिए हुए हैं, आप इन नाम से फॉर्मूले में पहले कन्वर्ट करो, ठीक है। मेरा एम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बैलेंसिंग सिखाना नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग में सिखा चुकी हूँ, राइट, कल भी सिखा दी, अभी ऊपर भी सिखा दी। एम ये है कि अगर आपको नाम दिया हो तो उस नाम से आप फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने ये जो चीज़ दी है ये आपको आंसर्स किस पर्पस के लिए दिए हैं, ताकि आप बैलेंसिंग करके क्या कर सको, अपने आंसर को टैली कर सको। बट द फैक्ट इज, पेपर में आपको कोई नहीं बोलेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। वहाँ पे फॉर्मूला आपको खुद को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। फिर कैसे बनाओगे बताओ वहाँ पे खुद फॉर्मूला? तो ऐसे केस में जब आप 9th क्लास में थे तो 9th क्लास में आपने क्या किया था? एक रेडिकल का चार्ट था, ठीक है। अच्छा, उस रेडिकल के चार्ट में कैसी चीज़ें थी? जैसे Na की पावर में +1, SO4 की पावर में 2-, OH की पावर में -1, याद आ रहा है? वो चार्ट आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, बस, ठीक है। अगर आपको वो चार्ट याद है, ठीक है, और ना थोड़ी सी 9th क्लास की केमिस्ट्री याद है, तो आप फॉर्मूले बना सकते हो। तो ये चार्ट याद करना आपके लिए सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम यानी कि क्या होता है? Ca, ये आपको पता होना चाहिए, और उसकी पावर भी आपको याद होनी चाहिए 9th क्लास की, यानी कि बोलो कितना? +2। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, और उसका सिंबल क्या होना चाहिए? -1, ठीक है। प्लस और माइनस में सिर्फ इसलिए लिखती हूँ ताकि तुम्हें ये पता हो कि कौन एसिडिक रेडिकल है और कौन बेसिक रेडिकल है, ठीक है, बस इस पर्पस के लिए बराबर। इस पर्पस उसका फॉर्मूला बनाने से कोई मतलब नहीं होता है कि आप एक्चुअल की मैथ्स करने बैठ गए, प्लस माइनस करने बैठ गए, इसका एक्चुअल की मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है। और फॉर्मूला बनाते वक्त सिर्फ क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखना, पॉजिटिव वाले लोगों का कॉलम पहले बनाना, नेगेटिव वाले लोगों का कॉलम पीछे बनाना। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तुम 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो Ca से, उसे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं।
तो Ca वैसे का वैसी। अच्छा, ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? OH से। अब देखो स्टूडेंट्स की मिस्टेक, वो इसको लिखते हैं ऐसे। वो ऐसे लिखना गलत है, क्योंकि ऐसे लिखने से फीलिंग क्या आ रही है कि ये जो 2 है ये सिर्फ और सिर्फ किसका है? आप लोगों के हाइड्रोजन का। बट रियलिटी में ये जो 2 है ये तो मेरे उस O का भी है और उस H का भी है ना, क्योंकि मैंने तो उन दोनों को भेजा है, उन दोनों को दिया है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट वे होगा लिखने का वो क्या होगा? Ca ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर 2। तो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ 2 क्या इंडिकेट करता है? कि वो दोनों का है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या इंडिकेट करेगा? कि वो सिर्फ और सिर्फ किसका है? हाइड्रोजन का है। तो ये गलती मत करना। तो देखो यहाँ पे आंसर की में भी यही चीज लिखी हुई है ना। तो इस तरीके से आपको नाम देखकर क्या आना चाहिए? आप लोगों को फॉर्मूला बनाते आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नाम देखकर फॉर्मूला बनाते आता है तो बहुत ही इजी पार्ट है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो हम लोग ये जो फॉर्मूले बनाते हैं ना, ये फॉर्मूले आयोनिक कंपाउंड्स के लिए बनाते हैं, कोवैलेंट्स के लिए फॉर्मूले नहीं बनाते। ना ही वो जो आपका चार्ट होता है वो कोवैलेंट वालों के लिए होता है। ठीक है। अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अब जैसे कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो एक स्टूडेंट को याद होने चाहिए, जैसे वाटर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें बनाने लायक कुछ नहीं होता, राइट। तो देयरफॉर इस चीज को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? CO2। अच्छा, क्या बना रहे हैं वहां से? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बन रहा है? वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला तो तुम जानते ही हो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो अगेन वही कहानी, आपको पावर्स और सिंबल्स ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। तो कैल्शियम क्या होगा? Ca। ठीक है। अच्छा, तो उसकी कितनी पावर? +2। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 और उसका पावर कितनी? -2। अब देखो यहाँ पे भी स्टूडेंट से होने वाली मिस्टेक, यहाँ पे उनसे क्या मिस्टेक हो जाती है, वो लोग एकदम जो उनको सिखाया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो वो कर देते हैं। बट आपको 9th स्टैंडर्ड में रूल्स बताए गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये चेक करिए क्या ये दोनों नंबर्स कट रहे हैं क्या। प्लस माइनस मत देखना, क्या ये कट रहे हैं क्या। बिल्कुल 2 1 जा। आप काटो और फिर मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? अगर कोई तुमसे इसका करेक्ट तरीका पूछेगा तो ये 1 Ca से मल्टीप्लाई हुआ, 1 CO3 से मल्टीप्लाई हुआ। अब 1 अगर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 उसको कुछ नहीं करता, तो 1 के इसमें पगले समान ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। अब जिस स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता होगी वो बिना कट किए ही क्या कर देगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और उसका आंसर क्या हो जाएगा? Ca2 ब्रैकेट CO3 और यहाँ पे 2। तो ये गलत है ना फिर, तो इसीलिए ये वाली हरकत नहीं करनी। तो 9th क्लास के जो रूल्स होते हैं वो आने बहुत ज़रूरी है। बट अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सब 9th क्लास भूल कर बैठे हो, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में इस पार्ट को डाल दिया है, ताकि जिन लोगों को आता था बस रिकॉल करने की ज़रूरत थी उनका रिकॉल भी हो जाए, और जिनको नहीं आता था एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत आ जाए, ताकि वो अपनी 9th क्लास की बुक को देखकर फिर इस टॉपिक को क्या कर सके? सीख सके। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? जिंक। अब ध्यान से सुनो, आपके पास पीरियोडिक टेबल होता है, उम्मीद करती हूँ पीरियोडिक टेबल सभी ने देखा ही होगा। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे क्या लगे हुए होते हैं? आपके एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं। अगर मैं बोलूँगी ऑक्सीजन, मैं कहूँगी कार्बन, मैं कहूँगी जिंक, आयरन, तो ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम है, ना तो ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ना तो ये लोग कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एलिमेंट के एटम्स होते हैं। तो अगर मैं कहूँगी जिंक, तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है Zn। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये सिंबल कैसे याद होंगे? पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स के आपको सिंबल याद होने चाहिए अलॉन्ग विद देयर नेम, एकदम वर्ड टू वर्ड। तो वो याद करना शुरू कर दो अभी से। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए आयरन, कॉपर, जिंक, मर्क्यूरी, लेड, ऐसे नामों के सिंबल। तो पीरियोडिक टेबल से इनको ढूंढोगे और इन लोगों के सिंबल्स अपने नामों में क्या करोगे? याद करके रखोगे। फिर बोला है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट में जो सिल्वर है, सिल्वर यानी कि Ag, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? +1। फिर नाइट्रेट यानी कि NO3 और उसकी वैलेंसी कितनी होती है? -1। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्रिस क्रॉस करो तो देखो क्या बन जाएगा?
आपका AgNO3, तो यहाँ देखो AgNO3 लिखा है ना। अच्छा, फिर प्रोडक्ट साइड में क्या लिखा है, जिंक नाइट्रेट, तो ये हो गया जिंक और ये हो गया नाइट्रेट। नाइट्रेट तो मैंने अभी अभी ऊपर बताया -1, और जिंक की वैलेंसी होती है +2। क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करो, ये 1 जिंक से मल्टीप्लाई होगा, 2 NO3 से मल्टीप्लाई होगा। तब मैं जब उस पर्टिकुलर जिंक को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर मैंने उस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा, ये इस तरीके से। ये होगा आप लोगों को क्या, जिंक नाइट्रेट। देखो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस सिल्वर, तो यहाँ पे देखो क्या है, Ag है आपका, सिल्वर यानी कि Ag, अकेला Ag। यहाँ पे मैंने Ag की पावर +1 क्यों नहीं लिखा, या फिर मैंने यहाँ पे जिंक की पावर +2 क्यों नहीं लिखा, ये क्यों, क्योंकि जब हमको सिर्फ एलिमेंट का नाम लिखने को कहा जाए तो आपको उनकी कोई निगेटिव या कोई पॉजिटिव पावर के साथ उनको नहीं लिखना है, उनको नॉर्मली न्यूट्रल तरीके से लिखना है। लेकिन अगर वही सिल्वर किसी के साथ आपको क्लब होता हुआ दिख जाए, जैसे नाइट्रेट के साथ, तो अब फिर आपको उसकी पावर्स के साथ आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे Ag की पावर +1 नहीं लिखा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, एल्यूमिनियम। देखो अकेला है, तो ऐसे में अगर तुमको एल्यूमिनियम की पावर पता भी है तो भी नहीं लिखना, सिर्फ उसका सिंबल लिखना, और एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। फिर यहाँ क्या लिखा है, कॉपर क्लोराइड, दोनों साथ में लिखे गए, बीच में क्योंकि कोई प्लस का साइन नहीं है ना, बीच में अगर प्लस का साइन होता है इसका मतलब कुछ नया शुरू हुआ है, अगर बीच में प्लस का साइन नहीं है इसका मतलब चीजें कंटिन्यूअस है। तो कॉपर क्लोराइड, कॉपर अब ध्यान देंगे तो होता कैसा है, एक बात आपको शायद बताई होगी 9th क्लास में, जो कॉपर महाशय होते हैं ये 2 वैलेंसी शो करते हैं। जैसे सोडियम +1 है, +1 था और +1 ही रहेगा। सिल्वर Ag +1 था, Ag +1 ही रहेगा। बट कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है, Cu+1 और एक शो करता है Cu2+। वैसे ही आयरन भी 2 वैलेंसी शो करता है, Fe2+ और Fe3+। ऐसे और भी एलिमेंट्स होते हैं जो 2 वैलेंसी शो करते हैं, जैसे आप लोगों का एक होता है टीन Sn, ये आपकी 2 वैलेंसी शो करता है Sn2+, एक होता है आप लोगों का Sn4+, है ना। वैसे लेड भी होता है, मर्क्यूरी भी होता है, मर्क्यूरी भी 2 वैलेंसी शो करता है, एक Hg+1 और एक होता है Hg+2। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं 2, कुछ एलिमेंट्स तो आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद 3 4 वैलेंसी शो करते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉपर क्लोराइड, तो कई बार क्वेश्चन वाला ना देखो ऐसे लिख कर देता है, कॉपर लिख देता है, ब्रैकेट में 1 डाल देता है और लिख देता है क्लोराइड। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कॉपर और क्लोराइड के बीच में फॉर्मूला बनाओगे तो क्योंकि कॉपर की 2 वैलेंसीज होती हैं और उसने ब्रैकेट में क्योंकि +1 लिख कर दिया है तो आप +1 के साथ फॉर्मूला बनाओगे। अगर वो ये लिख देगा कॉपर और ब्रैकेट में 2 और फिर वहां लिख देगा क्लोराइड, तो आपको क्या करना है, कॉपर के साथ 2 लेना है और उसके बाद फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, बट अगर मेंशन ही नहीं किया, जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया, फिर क्या करेंगे, है ना, तब तो हम लोग मतलब परेशानी में आ जाएंगे। तो ऐसे में आप लोगों को, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि यूजुअली जब भी कॉपर का नाम आए तो आपको +2 वाली वैलेंसी लेनी है। ठीक है, यूजुअली, ठीक है, जब आपको कॉपर का नाम दिखे तो आपको क्या करनी है, +2 वाली वैलेंसी लेनी है। तो मैं इस क्वेश्चन को +2 वाली वैलेंसी लेकर सॉल्व करती हूँ। तो बताओ, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। बताओ क्या हो जाएगा, आप लोगों का कॉपर, ठीक है, यहाँ पे आ गया +2 और क्लोराइड यानी कि Cl यहाँ आ गया -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि Cu, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि Cl2। तो देखो CuCl2, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम और क्लोराइड साथ साथ लिखे हुए हैं, है ना, यानी कि वो कंपाउंड है। तो एल्यूमिनियम यानी कि Al, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +3। क्लोराइड यानी कि Cl, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। तो बताओ क्या करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर इनको क्रिस क्रॉस, ये इससे मल्टीप्लाई यानी कि Al, ये इससे मल्टीप्लाई यानी कि Cl3। तो ये क्या बनेगा, देखो AlCl3। और यहाँ पे आपका कॉपर अकेला लिखा है, वो किसी के साथ नहीं लिखा है, इसका मतलब
आपको उसको कभी किसी के पावर के फॉर्मेट में नहीं लिखना है, इसीलिए कॉपर अकेला है, मैंने उसकी कोई पावर +1 या +2 नहीं दी। ठीक है, अच्छा अभी मूव करते हैं एक और सवाल पे। क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड। तो देखो पीरियोडिक टेबल में ना इतने सारे आप लोगों के एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियस है कि सारे एलिमेंट्स याद करना नेसेसरी नहीं होता है, इवन 11th-12th में भी नेसेसरी नहीं होता वो पगले समान पीरियोडिक टेबल के पूरे एलिमेंट्स याद रखना, है ना, कोई आवश्यकता नहीं आपको, लेकिन कुछ याद होने चाहिए। तो अब वो जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तुमको पता चलेगा कि क्या याद करना है, कितना याद करना है, कौन सा याद करना है, वगैरह वगैरह। तो फिलहाल उनमें से एक चीज़ तुम्हें अपने दिमाग में याद रखनी है, बेरियम। ये बेरियम आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, जिंक पता होना चाहिए, कॉपर का सिंबल पता होना चाहिए। ये 20 तक के सिंबल में नहीं आएंगे ये लोग, है ना, ये आगे आएंगे बहुत, तो हम पूरा पीरियोडिक टेबल थोड़ी ना याद करेंगे। तो ऐसे केस में आपको लेकिन ये सिंबल याद होना चाहिए। बताओ बेरियम क्या होता है, Ba, इसकी वैलेंसी +2, फिर इसके साथ में किसको लिखा गया है, क्लोराइड, यानी कि Cl, यानी कि -1। क्रिस क्रॉस करोगे क्या हो जाएगा, 1 Ba के पास, तो Ba कितना हो गया 1, और देखो Cl2। फिर क्या लिखा है, पोटेशियम सल्फेट, दोनों साथ में लिखे, मतलब ये भी कौन है आप लोगों का, कंपाउंड ही एक, पहला वाला भी आपको एक कंपाउंड दिया है, दूसरा वाला भी आपको कंपाउंड दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या जाता है, हमारा तो फॉर्मूला बनाने से मतलब है। अब पोटेशियम यानी कि K, अब यहाँ पे होती है एक मिस्टेक, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पता नहीं क्यों, कैसा सीखा होता है उन्होंने 9th, पोटेशियम को, या फिर उन्होंने खुद कैसी पढ़ाई की होती है, पोटेशियम को P लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई भी एलिमेंट जिस पर्टिकुलर नाम से अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है आप वही उठाकर छाप दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना, आपको सिंबल्स याद होना। इसीलिए मैंने कहा पीरियोडिक टेबल खोलो, 1 से लेकर 20 तक के एटलीस्ट आप क्या करिए, एलिमेंट्स के उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और लाइन से उनको क्या करके रखिए, याद करके रखिए। तो पोटेशियम K जो कि होता है +1, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है सल्फेट, तो सल्फेट होता है SO4 और पावर में -2, तो ये मैंने लिख दिया। ये 2 इस K से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो K2, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, SO4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका K2SO4। ठीक है, राइट साइड आ जाओ, राइट साइड में क्या है, बेरियम सल्फेट। तो जैसा कि मैंने बताया था, बेरियम यानी कि +2, सल्फेट यानी कि -2, ये दोनों काट दिए हमने इस तरीके से, क्योंकि अगर कटता है तो भैया काटना है, ठीक है, अगर कटता है तो आपको काटना है। फिर मल्टीप्लाई करो, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, बेरियम से, तो देखो एक ही बेरियम है, और ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, SO4 से, तो देखो ये एक ही SO4 है। फिर क्या करना है, पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्या होता है आपका K, क्लोराइड क्या होता है Cl, K की वैलेंसी +1 और Cl की वैलेंसी -1, तो ये क्या हो गया KCl। वैसे पता है कुछ नाम ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे आपको उनके फॉर्मूलेज अपने आप याद हो जाते हैं, और इवन आप कभी जब काम करते हो केमिस्ट्री में, इतनी सारी रिएक्शन सॉल्व कर लिए होते हो या इतना सारा काम कर लिए होते हो, तो धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है कि आप अपने दिमाग में ही मेंटली क्या कर सकते हो, फॉर्मूले बना सकते हो, या फिर आपको ओरल ही आंसर देते आ जाएगा। लेकिन जब तक आपको ओरली आंसर देने की एबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक कम से कम कॉपी में इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके करना, ठीक है, और उसके बाद काम करना, ठीक है। अच्छा अब देखो पेपर में चीज़ें कैसी हो सकती हैं, आपको डायरेक्टली ऊपर जैसे मैंने इक्वेशंस दे दी थी वैसी इक्वेशंस दे दे, बैलेंसिंग करने को कहें कर देना। कई बार ऐसी वर्ड इक्वेशंस देगा और बैलेंसिंग करने को कहेगा, इन्हें कहते हैं वर्ड इक्वेशंस। इन्हें क्या कहते हैं, वर्ड, क्योंकि वो फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं लिखी हुई ना, इन्हें कहते हैं वर्ड इक्वेशंस। तो फिर क्या करोगे, पहले इन वर्ड इक्वेशंस को कन्वर्ट करोगे किसमें, आप आपके किसमें, फॉर्मूला में, और फिर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के बाद इनको किसमें लेकर जाओगे, बैलेंसिंग करने के लिए। ये बात ध्यान रखना। फॉर्मूला कहाँ से आता है, 9th स्टैंडर्ड में जो आप लोगों ने पढ़ा है ना टॉपिक, वो आपको याद होना चाहिए। हर चीज़ के चार्जेस याद होने चाहिए, तभी आप बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें इतना भी नहीं है, मतलब क्या कहते हैं कि मैं वो याद करूँ, मतलब कई लोगों को होता है ना, अरे यार क्यों याद करे, बिना याद किए बन जाना चाहिए, तो बिना याद किए कैसे बनेगा, तुम खुद सोचो। तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, जब आप याद करोगे तो चीज़ें बन जाएंगी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कि आपको सिंबल्स याद होने चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 20 तक क्या करना,
लाइन से रट्टा मार के रखना, उनके एटॉमिक मास याद करके रखना, और उसके अलावा क्या याद करके रखना, उनके नाम और सिंबल्स एकदम लाइन से प्रॉपर। और कुछ कुछ जो उस पर्टिकुलर लाइन में नहीं भी आते हैं उनको धीरे धीरे याद करना है, जैसे कि बेरियम का Ba है ना, कॉपर का Cu, आयरन का Fe वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरीके की कहानी। तो फिलहाल यहाँ पर चीज़ों को अपन रोकते हैं, है ना। अब और बैलेंसिंग लेकर ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं बैलेंसिंग लेती जाऊंगी तो तुमको आती जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे ना चीज़ें। हम लोग अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के में मैं बैलेंसिंग वहाँ पे भी करूँगी हर रिएक्शन को। तो जब वहाँ बैलेंसिंग करूँगी तो वहाँ वहाँ पे भी बैलेंसिंग देखने को मिलेगी, उनमें भी एग्जाम्पल्स आएंगे, उनको भी तुम सीख सकते हो, राइट। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ ओवर करते हैं। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन इसीलिए दिया था ताकि मैं तुम्हें फॉर्मूले लिखना सिखा सकूं, रिवीजन करवा सकूं। इनको बैलेंस भी देखो तुम्हें करना है, तो बैलेंस करने के बाद ये उनके आंसर्स दिए हुए हैं, चेक करना कि तुम्हारे आंसर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेट्स से अगर तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा होगा तो मुझे